नमस्ते रौद्ररूपिणी नमस्कार। कला सुरभि में आप सभी का मैं सुरभि भारती हुंबल स्वागत करती हूँ। और दोस्तों, आज मैं आपका परिचय कराने जा रही हूँ एक ऐसी यंग कलाकार से जो कि बहुत ही छोटी उम्र में एक बहुत ही बड़े मुकाम पे पहुंच चुकी है, जिनका नाम है अरुक्षा नायक। नमस्ते अरुक्षा जी। नमस्कार सुरभि जी, धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं देना चाहूंगी, आपने मुझे इतना बड़ा मंच दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका धन्यवाद। सबसे पहले कि आपने हमें समय दिया इस वार्तालाप के लिए। और अरुक्षा जी, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि मैं आपको कई सालों से जानती हूँ और आप जबलपुर में काफी सालों से अपनी माता के साथ भी कार्य कर रही हैं और आपकी एक एकेडमी चलती है नृत्यांजलि। तो मैं जानना चाहूंगी कि आपका जो ये आपकी जो ये रुचि आई नृत्य में, ये इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत तो मेरी माता ही मेरा इंस्पिरेशन रही है बचपन से। मैं 4 साल की उम्र की थी जब मेरी माताश्री एक डांस क्लास उन्होंने छोटी सी शुरू करी थी, और तब मैं बच्चों को देखती थी तो मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आया डांस को देखने में ही। और उसके बाद मम्मी को देखकर उनका जो तरीका था नृत्य करने का और सिखाने का, उसको देखकर मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली, और धीरे-धीरे मैं फिर डांस क्लास उनकी जॉइन करने लगी थी। उसके बाद जब मैं 10 वर्ष की आयु में आई, तो मेरे स्कूल में कथक क्लासेस हुआ करती थी। तो कथक में मुझे अचानक से काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया, और फिर मैंने अपनी माता से बोला कि मुझे कथक क्लासेस मम्मा जॉइन करनी है। तो मम्मी ने बोला ठीक है, पर एक शर्त है, आपको ये नहीं होना चाहिए कि बीच में आप क्लासेस ड्रॉप कर दो। आप 6 इयर्स का डिप्लोमा कंप्लीट करके ही लौटोगे, तभी मैं आपको फर्स्ट ईयर से जॉइन। मैंने उनको प्रॉमिस किया कि ठीक है, मैं 6 इयर्स कंप्लीट करके ही दूसरी कोई चीज शुरू करूंगी। फिर मेरी गुरु स्वाति मोदी तिवारी जी, जिनसे मैंने कथक की शिक्षा 6 साल की ग्रहण करी, और इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय से डिप्लोमा करा, पूर्ण करा। उसके बाद जैसे ही मैंने 6 इयर्स कंप्लीट किया, मेरी माताश्री ने नृत्यांजलि कला एकेडमी, भरतनाट्यम एकेडमी खोली। और कथक के बाद मैंने भरतनाट्यम को जब उनको सिखाते हुए देखा, तो मुझे लगा कि मेरे अंदर भरतनाट्यम अभी भी है, मैं कर सकती हूँ, ऐसा है नहीं कि मैं नहीं कर सकती, मुझे इसको भी उभारना चाहिए। उसके बाद जो भरतनाट्यम का मेरा जर्नी चली है, वो अभी तक मैं नहीं चाहती कि कभी रुके। अरुक्षा जी, जैसा कि आपने कहा कि आपने कथक और भरतनाट्यम दोनों में ही कोर्स किया है, पूरी ट्रेनिंग ली है, उनके 6-6 साल के डिप्लोमा भी किए हैं। तो मैं जानना चाहूंगी कि क्योंकि दोनों विधाओं में बहुत ही अंतर है, एक उत्तर भारतीय पद्धति की है तो एक दक्षिण भारतीय पद्धति की है, तो आपने दोनों को सीखना कैसे मैनेज किया? जी, काफ़ी कठिन रहा, क्योंकि मेरा बेस कथक था। उसके बाद 16 साल की आयु में मैंने भरतनाट्यम सीखना शुरू करा। वो बहुत कठिन हुआ मेरे लिए, क्योंकि दोनों ही नृत्य हर चीज़ में अलग है। चाहे आप संगीत पद्धति ले लीजिए, चाहे ताल पद्धति ले लीजिए, चाहे आप उसके बॉडी मूवमेंट से लीजिए। कथक काफ़ी सॉफ्ट होता है, भरतनाट्यम काफ़ी स्टिफ और बहुत ही ज्योमेट्रिकल होता है। तो उसको सीखने में मुझे काफ़ी टाइम लगा, और बहुत ही गुरुओं से मेरे को बहुत अच्छी ट्रेनिंग मिली, और उन्होंने काफ़ी मुझे प्रोत्साहन किया कि नहीं, आपको मेरे को निरुपमा राजेंद्र जी जो हैं, वो उन्होंने भी दोनों ही नृत्यों में पारंगत हैं वे।
कथक एवं भरतनाट्यम, उनने मुझे एक बात बोली थी कि कलाकार को पानी की तरह होना चाहिए। वह किसी भी घड़े में अगर डाल दिए जाए तो उसे उसका आकार ले लेना चाहिए। तो जब मैं भरतनाट्यम में आती हूँ तो मैं उसको एक अलग आइडेंटिटी की तरह लेती हूँ, और कथक अगर मैं करती हूँ तो उसको एक अलग आइडेंटिटी की तरह लेती हूँ। और दोनों की आइडेंटिटी को अगर मैं जब मैं भरतनाट्यम करूँगी, तो अगर मैं कथक को बिल्कुल अपने दिमाग से हटाकर भरतनाट्यम करूँगी, तो मेरे को बिल्कुल उसमें परेशानी नहीं होगी। और जब मैं कथक करूँगी तो मेरे को भरतनाट्यम को हटा के कथक को पूर्णतः रूप से अपनी शरीर और अपने मन में धारण करना पड़ेगा, तभी मैं उसको आगे बढ़ा पाऊँगी। जी, बिल्कुल आपने जो बोला बहुत ही सही चीज बोली, और बहुत ही डिफिकल्ट भी होता है, मतलब एक बहुत ही कठिन चीज होती है कि आप और दोनों के ताल पद्धति ही बिल्कुल अलग है। तो बहुत ही कठिन होता है कि आप एक तरह से कथक कर रहे हैं, एक तरह से भरतनाट्यम, और कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे आपको एक ही शो में कथक भी परफॉर्म करना है, भरतनाट्यम भी, जी। तो वो भी आप काफी डिफिकल्ट होता होगा। जी, जी। काफ़ी कठिन हो जाता है, ख़ासकर मंच पर प्रस्तुति देना। दोनों को जब मैं मंच पे प्रेज़ेंट करती हूँ, तो दोनों की ताल पद्धतियों को याद करना काफ़ी कठिन हो जाता है। क्योंकि यदि मैं कहरवा कर रही हूँ, तो वो भी 8 मात्रा है, आधी ताल कर रही हूँ, तो भी 8 मात्रा है। तो काफ़ी अगर हम उसको दिमाग में दोनों ही पद्धतियों को, उसकी सुंदरता को समझते हुए करेंगे, तो काफ़ी हमारे लिए आसान रहेगा। जी बिल्कुल। और ये बहुत ही, मतलब मैंने तो आपको देखा है मतलब कई कार्यक्रमों में परफॉर्म करते हुए, तो कभी हमें भी नहीं पता चलता है कि जब आप कथक करते हैं, क्योंकि उसमें ऑब्वियसली आप पूरी तरह से उसी में रम जाती है, तो हमें भी नहीं पता चलता कि जब आप कथक करती है तो कभी आप मतलब भरतनाट्यम भी करती है, और जब भरतनाट्यम करती है तो हमें लगता है कि अच्छा ये कथक भी करती है क्या, करके, क्योंकि दोनों में कुछ भी मिक्स नहीं होता जी। जब आप करते हैं। तो मैंने अपनी मतलब कई कार्यक्रमों में आपको देखा है करते हुए। अरुक्षा जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि जैसे काफी छोटी उम्र में आप असिस्टेंट डायरेक्टर की पोजीशन, जो कि बहुत ही जिम्मेदारी की एक पोजीशन होती है, वो संभाल रही है, तो जी। उस तक पहुंचने का आपका आपका जो रास्ता था वो कैसा रहा, और आपने उस तक पहुंचने के लिए क्या परिश्रम किया है? जी, परिश्रम तो मुझे अपनी काफ़ी देना पड़ा, और स्पेशली क्योंकि अपनी माताश्री के ही अकेडमी में सीखना, और सभी बच्चों के सामने एक अलग इमेज रहती है कि मतलब मुझे तो ये प्रायोरिटी मिलेगी ही, पर ऐसा नहीं था। मुझे अपने आप को प्रूव करना पड़ा हर क्षेत्र में, चाहे वो मैनेजमेंट का हो, चाहे वो नृत्य को अच्छे से सीखने का हो, चाहे वो गुरुओं को रिस्पेक्ट देने का हो, हर चीज़ में मुझे अपने आप को प्रूव करना पड़ा। और सबसे पहले मुझे स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट बनाया गया। उसके बाद जब मैंने अपनी डिप्लोमा की शिक्षा पूर्ण करी, उसके बाद मुझे सीनियर डांस टीचर का पोस्ट मिली। उस जी, और उसके बाद जब मैं अभी अपनी एमए की शिक्षा बस पूर्ण करने ही जा रही हूँ भरतनाट्यम में, उसके बाद मेरी माताश्री ने असिस्टेंट डायरेक्टर की मुझे पोस्ट दी। जी, बिल्कुल, जो आपने बात कही अरुक्षा जी की, जब हमारी खुद की एकेडमी होती है, या हम खुद ही उसी परिवार से संबंध रखते हैं कि हमारे माता है या हमारे जो भी बड़े हैं जो इसी फील्ड को आगे बढ़ा रहे हो, तो तब तो हमारे ऊपर प्रूफ करने की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है, क्योंकि जी, लोगों की एक्सपेक्टेशन भी होती है कि अरे ये इनकी बेटी है, तो ऑब्वियसली अच्छा ही करती होगी या बहुत अच्छा मेहनत ही करती होगी। और स्पेशली कई बार ऐसा होता है कि हाँ, ऐसे देखने में सबको लगता है कि अरे इनकी एकेडमी है तो ये वर्क इनको मिल ही जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है। काफी मेहनत करनी पड़ती है उस पोजीशन से भी पहुंचने के लिए, क्योंकि अ, अगर हम उस कार्य के लिए एक तरह से उपयोगी नहीं होंगे, उसके लायक नहीं होंगे, तो हमें वो पोजीशन कभी मिलती ही नहीं है। तो बिल्कुल। वो मेहनत तो चाहे हम अपनी एकेडमी में करें या हम दूसरी एकेडमी में भी करें, तो मेहनत दोनों को ही बराबर लगती है एक तरीके से। जी, बिल्कुल सही। जी अनुष्का जी, मैं जानना चाहूंगी जैसे आजकल कोविड का टाइम है और ऑनलाइन क्लासेस ऑब्वियसली हमें लेनी पड़ रही है, जी। तो उस हिसाब से आपकी एकेडमी ने क्या चेंजेस किए हैं, या फिर आप ऑफलाइन की तैयारी कुछ कर रहे हैं? क्योंकि ज्यादातर स्कूल्स खुलने लगे हैं, बट एकेडमी वगैरह भी क्या आपके उधर खुलने लगी है, तो आप उसके बारे में हमें कुछ बताइए।
जी, ऑनलाइन क्लासेस में तो बच्चों को हमने एडवांस कोर्स में लेकर आए हैं। हम जी, काफ़ी एडवांस हो गए हैं, बच्चों को हम लोग बीच-बीच में थोड़े बहुत सेमिनार्स भी करते हैं, जैसे देवदासी परंपरा के ऊपर या भरतनाट्यम का जन्म कहाँ हुआ, रुक्मिणी देवी अरुणडेल जी ने क्या संघर्ष किया भरतनाट्यम को मंच तक लाने के लिए। और उसके बाद हम बच्चों को बीच-बीच में प्रैक्टिकल के साथ थ्योरी नॉलेज को भी साथ में देते जाते हैं। आधा जी, घंटा जी। हम पूरी तरीके से उसको प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं, फिर 45 मिनट्स हम उसको नृत्य कराते हैं बच्चों को। और उसके बाद हम लोग ने स्मार्ट क्लासेस भी अपने अकेडमी में लॉन्च किया है। हम स्मार्ट टीवीज हम लोग ने काफ़ी इक्विपमेंट्स खरीदने पड़ते हैं, क्योंकि हमें बच्चों को हम चाहते हैं अच्छे से अच्छी शिक्षा हम प्रदान करें, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में काफ़ी मुश्किल होता है बच्चों को इंटरेस्ट लाना। सबसे बड़ी बात तो बच्चे इंटरेस्ट, बिल्कुल, बिल्कुल। टेक्नोलॉजी से बच्चों को इंटरेस्ट आता है देखने में, विजुअली इफेक्ट्स वो जब देखते हैं। और स्क्रीन शेयरिंग के थ्रू हम काफ़ी वीडियोस भी दिखाते हैं, ताकि बच्चों को थोड़ी सी इंस्पिरेशन मिले। क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस में तो हम बच्चों को प्रस्तुत करके दिखाते हैं, तो वो हमें देख के काफ़ी अच्छे से सीख लेते हैं। परंतु यदि हम अभी टेक्नोलॉजी से बच्चे थोड़े अट्रैक्टेड हैं, तो हम विजुअली दिखा के बच्चों को और प्रोत्साहित करने की कोशिश करते हैं। नहीं, बिल्कुल आपने जो चीज बोली कि बच्चे टेक्नोलॉजी से बहुत अभी अटैच भी है और बच्चों को उधर बिठाना भी मुश्किल होता है। बहुत जी, जल्दी ध्यान भटक जाता है ऑनलाइन क्लासेस में, क्योंकि जब हम सामने होते हैं तो बच्चे को वहां बता सकते हैं चीजें क्या सही है कैसी सही है। तो ऑब्वियसली हमें ऑनलाइन क्लासेस को और इंटरेस्टिंग बनाना पड़ता है। एक तरीके से कह सकते हैं जो हम ऑफलाइन क्लासेस में करते हैं उससे हमें डबल करना पड़ता है, ताकि जी, बच्चा उस जगह बैठे, उसे सीखे, उसे समझे। जी, बिल्कुल। बिल्कुल, ऑनलाइन क्लासेस में तो मैं जैसे कहती हूँ कि जो हम 12 घंटे काम करते थे तो वो 24 घंटे का काम हो जाता है उसमें। बिल्कुल। जी, अनुष्का जी, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगी कि जैसे आजकल के कलाकार है, जैसे आप भी काफी यंग है, और आपने उस चीज के लिए जो मेहनत की है, मतलब आपने अपनी सक्सेस पाने के लिए जो मेहनत की है और आगे भी आप सीख रही हैं चीजें। तो मैं जानना चाहूंगी कि आप यंगस्टर्स को क्या कहना चाहेंगी, जो कई लोग हैं जिनको बहुत जल्दी रहती है क्रैश कोर्स करने की, या फिर उनको ये लगता है कि थोड़े दिन कथक कर लेते हैं या थोड़ा भरतनाट्यम कर लेते हैं और हमको सब आ जाएगा, या कई लोग ऐसे हैं जिनको सिर्फ ऐसा लगता है कि बस सर्टिफिकेट मिल जाए हमें और हम परफॉर्म करने लग जाएं, और हमें उतनी मेहनत ना करनी पड़े, हमें थोड़ा सा करें और हमें आ जाए। तो आप उन लोगों के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे कि उन्हें किस तरीके से परिश्रम करना चाहिए, क्योंकि जहां तक देखा गया है कि आजकल मंच पे आने की बच्चों को बहुत जल्दी होती है, जी, तो उन्हें किस तरह से मेहनत करनी चाहिए, आप उसके बारे में कुछ बताइए। जी, अभी जो यंग बच्चे हैं, मैं उनको यही बोलना चाहूँगी कि यदि आपने परफॉर्मिंग आर्ट्स को चुना है, तो आपका परफॉर्मिंग आर्ट्स अगर आप चुन रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप तुरंत परफॉर्म कर लोगे। आपको उसके लिए परिश्रम और संघर्ष और साधना साधने की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। आप ऐसे नहीं कर सकते हैं कि हमने 2 साल भी नहीं, कुछ तो 6 मंथ्स का कोर्स चाहते हैं। तो यदि आप, अगर आप मान लीजिए आपको एमकॉम करना है या आपको एमबीए करना है या आपको डॉक्टर मेडिसिन में जाना है या इंजीनियरिंग करनी है, तो आप क्या तुरंत आपको उसके बेनिफिट्स मिल पाएंगे या रिजल्ट मिलेगा? नहीं। तो परफॉर्मिंग आर्ट्स को भी आप एक स्टडी की तरफ समझिए। अगर आप इसको सिर्फ एक डांस की तरह या सिर्फ सिंगिंग की तरह समझेंगे, तो ये आप खुद ही इस कला को नहीं समझ पाएंगे। आपको पहले इस कला को समझना पड़ेगा, इसकी गहराई तक जाना पड़ेगा कि ये कितनी पुरानी परंपरा है। और ये एक परंपरा है। यदि हम एक पूजा करते हैं, तो पूजा को सीखने के लिए भी बच्चे को कितना टाइम लगता है कि हमें पूजा करते समय पहले जल चढ़ाना है, फिर बच्चों को हम भगवान को माला अर्पित करनी है, फिर हमें उनकी आरती उतारनी, यही बच्चों को सीखने में कितना टाइम लगता है। तो ये इतनी पुरानी परंपरा जो हमारे गुरुजनों ने संजो कर रखी है और हम तक पहुंचाई है, तो पहले हमें इस कला को समझना है, इसको रिस्पेक्ट करना है और फिर इसमें साधना करनी है। पूर्णतः आपको अपने शरीर और मन को इस कला पे अर्पित कर देना है। तभी आप इस कला को साधना करके, जितना आपके गुरु बोल रहे हैं कि आपको अभी इतना
टाइम पीरियड लगेगा करने में, तो उसको आपको स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहिए। जल्दबाजी में परफॉर्मिंग आर्ट्स या कोई भी कला हो, आप नहीं कर सकते। आपको उसको टाइम पीरियड जितना रहेगा, आप उतने निखरेंगे। जी। बिल्कुल। मैं आपने जैसे अभी एक बात कही गुरुजनों के, मतलब कि गुरुजन जैसे हमें बताते हैं कि इतने टाइम पीरियड में हम सीख जाएंगे, या गुरुजन जैसे हमें अ, काफी चीजों में पारंगत करते हैं, हम एक तरीके से कह सकते हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, जैसा कि हम आजकल देख रहे हैं कि जो हम पुराने जमाने में जो गुरु शिष्य परंपरा थी, और हम उसी को फॉलो करके जैसे पुराने जो भी कलाकार थे उसी को फॉलो करते थे, गुरु के अंडर रह के पूरा सीखते थे। और आजकल के बच्चे जो है गुरु शिष्य परंपरा को उतना समझ नहीं पा रहे हैं, या हम कहेंगे एक तरीके से कि उनको जो बस रेडी हो जाओ और जाओ, जी। वो वाली पद्धति पे काम करना चाह रहे हैं। तो आप गुरु शिष्य परंपरा से बच्चों को अध्ययन करने के लिए क्या मतलब कहना चाहेंगे? जी, गुरु शिष्य परंपरा को बच्चों को समझने के लिए हमें तो शिक्षित करना ही चाहिए, परंतु बच्चों को भी इस चीज को समझना पड़ेगा कि हमारी जो गुरु और शिष्य परंपरा है वो बहुत ही सुंदर रिलेशनशिप होता है। जैसे हमारी माता और पुत्री का रिलेशनशिप है, पिता पुत्र का रिलेशनशिप है, वैसे ही गुरु और शिष्य का एक बहुत ही प्यारा और सुंदर रिलेशनशिप होता है। जो गुरु शिष्य को समझ सकता है, वो कोई और नहीं समझ सकता, और जो शिष्य गुरु को समझेगा वो कोई और नहीं समझेगा। तो हमें एक दूसरे के साथ ये बॉन्डिंग रखेंगे, तभी हम गुरु शिष्य परंपरा को समझ पाएंगे। यदि आप गुरु मान लोगे तो आप गुरु शिष्य परंपरा समझ पाओगे। यदि आप टीचर मानोगे तो फिर आप टीचर स्टूडेंट का ही रिलेशनशिप रख पाओगे। तो गुरु शिष्य परंपरा जो है वह बहुत ही प्राचीन परंपरा है हमारे भारत की। और हमें इवन स्कूल्स में भी बच्चों को गुरु शिष्य परंपरा सिखानी चाहिए। और बच्चे आजकल इवन संस्कृत से भी बहुत भागते हैं, संस्कृत को भी नहीं लेते जी, हैं। हमारी संस्कृति से बच्चों को जुड़ने की काफी अभी जरूरत है। जी, जी। बिल्कुल, आपने ये चीज बिल्कुल सही कही कि संस्कृत और हिंदी भी जी। कई बच्चे हैं जिनको हिंदी भी सही से बोलने में, या हम कह सकते हैं कि सही से उसका एक तरीके से आप उपयोग नहीं कर पाते हो हिंदी का जी। एक तरीके से, तो वो भी थोड़ा बहुत तो आजकल के बच्चों में होता है। और मुझे भी कई बार ये चीज लगती है कि संस्कृत जो है वो जरूर एज ए सब्जेक्ट जैसे विकल्प आते हैं तो तब हमें चुन लेना चाहिए, क्योंकि जी। संस्कृत जो भाषा है वो मुझे तो लगता है शायद सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक तरह से जो शांति प्रदान करती है भाषा, जी। वो मुझे संस्कृत ही लगती है। और हमारे कला के क्षेत्र में तो आप देख ही सकते हैं, श्लोक्स हैं और बहुत सारी चीजें ऐसी है जो संस्कृत में होती है। कई नृत्य नाटिकाएं हम संस्कृत में करते हैं, ग्रंथ होते हैं जिन्हें हमें पढ़ना पड़ता है ताकि हम आगे की परफॉर्मेंस कर पाए या हम बच्चों को कुछ सिखा पाए। तो संस्कृत काफी उपयोगी भाषा है उस एक जी। कलाकार के लिए भी कहूँ तो। जी अरुक्षा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे बच्चे जो कोर्स कर रहे हैं उन बच्चों के लिए, कि वो कोर्स तो कर ही रहे हैं, पर क्या वो कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे वो और भी मतलब जैसे मानिए अगर वो नृत्य में पारंगत होना चाहते हैं या संगीत में पारंगत होना चाहते हैं, तो क्या उन्हें किसी तरह की वर्कशॉप्स अटेंड करनी चाहिए या थोड़ा बहुत दूसरे गुरुओं के पास भी सीखने जाना चाहिए? तो इसके लिए आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? जी, वर्कशॉप्स अटेंड बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि हम कई गुरुओं की नॉलेज को गेन कर पाते हैं। हर गुरु के जी। पास अलग-अलग एक्सपीरियंस है, हर क्या? गुरु के पास अलग-अलग नॉलेज है। तो हमें इसको ग्रहण करने में काफ़ी सहयोग मिलता है, और अलग-अलग गुरुओं से उनके एक्सपीरियंस जानना, उनका नॉलेज हमें मिल जाता है। और अलग-अलग हम चीज़ें भी सीख पाते हैं, अलग-अलग हमारे फिर साथी भी रहते हैं वर्कशॉप ज्वाइन करते टाइम, तो उनसे भी हम काफी चीजें सीख पाते हैं। हम अपने जो क्लासमेट्स होते हैं, हम उनसे भी कितनी चीजें सीख पाते हैं। बहुत कभी तो वर्कशॉप ज्वाइन करने से हम अलग अलग लोगों से मिलते हैं, और स्पेशली हमें अलग अलग गुरुओं से बहुत ज्ञान मिलता है, और उनके जो उनके आइटम्स हैं उसको सीखने में भी हमें काफी हेल्प मिलती है।
जी, बिल्कुल, अरुक्षा जी, मैं आपको एक चीज ये भी पूछना चाहूंगी कि जैसा आपने बोला कि हमें अलग अलग गुरुओं से अलग अलग चीजें सीखने मिलती है, हमें बहुत सी चीजें सीखने मिलती है। तो जब हम गुरुओं से सीखते हैं तो उसकी जो नॉलेज होती है, जैसे कई बार सबके घराने अलग अलग होते हैं, जी। तो उसे उसे कैसे हमें मतलब समझना चाहिए एक तरीके से। जैसे अगर हम कला क्षेत्र घराने से हम सीख रहे हैं और हमें दूसरे घराने के गुरु मिले भरतनाट्यम सीखने के लिए, कोई और नृत्य भी ले लें, सब में क्योंकि अलग अलग स्टाइल्स होते ही हैं, जी। तो हम उसे कैसे मैनेज कर पाते हैं? जी, जैसे हम भरतनाट्यम की ही बात कर रहे हैं, जैसे मैंने कला क्षेत्र बानी ही सीखा है और आगे मैं उसी को फॉलो कर रही हूँ। मैं एक वर्कशॉप में गई थी पाशनाथ उपाध्याय जी की, वह मैसूर बानी में है। तो मैंने उनसे एक शिक्षा प्राप्त करी कि मैसूर बानी में काफी चीजें मुझे डिफरेंट मिली, और उस टाइम मैं मैसूर बानी सीख रही थी। उस टाइम मैं कला क्षेत्र जी बानी नहीं सीख रही थी। बेस तो वही है भरतनाट्यम, परंतु थोड़ा बहुत हमें अलग चीजें मिलेंगी। और मैनेज करते टाइम हम ये सोच लें कि हाँ, ये मैसूर बानी है और हमें इसकी ये चीज डिफरेंट मिली और हमें अलग चीज आज सीखने मिली। और जब हम कला क्षेत्र कर रहे हैं तो हम कला क्षेत्र बानी करेंगे, परंतु हमें इनको मिक्स नहीं करना है। यदि हम दोनों को मिक्स कर देंगे तो दोनों की ही सुंदरता खराब हो जाएगी। दोनों की ही अलग अलग अपनी सुंदरता है, दोनों ही अपने ही में बड़े गुरुओं द्वारा रचित ये बानियां हैं, तो ये अलग ही सुंदरता है। इन दोनों को सेपरेट ही रखना चाहिए। बहुत लोग मिक्स कर देते हैं, परंतु मिक्स करना मुझे नहीं लगता सही है। दोनों को ही सेपरेट रखना चाहिए। जी, जैसे रुक्षा जी, आपने ये चीज बोली कि ज्ञान हमें जितना भी मिले और जहां से मिले उसको अर्जित कर लेना चाहिए। जी। और जैसा कि मैं जानती हूँ कि आपने भी कई अलग अलग गुरुओं से भी सीखा है, तो मैं जानना चाहूंगी कि कभी आपके किसी भी गुरु ने या फिर आप कह सकते हैं जैसे आपने कई गुरुओं से सीखा है, तो उनकी कोई ऐसी बातें जो आपको याद हो और जो हमारे दर्शकों को भी कुछ सीखने में प्रेरित कर सके, उसके बारे में कुछ बताइए। जी, मेरी अभी एमए की शिक्षा गुरु मेघनी मुंबई मैम जी से हो रही है। तो उनकी बात मुझे काफ़ी ज़्यादा ही प्रभावित करती है। उन्होंने मुझे एक चीज़ बोली थी कि जब नृत्य करते हैं, तो नृत्य में हमें एक्सप्रेशंस भी करने हैं और नृत्य भी करना है, मतलब डांस भी करना है, अभिनय भी करना है। परंतु जी नृत्य करते समय हमारा मतलब ये नहीं है कि हम फेस में बिल्कुल स्माइल बस करें। हमें उस स्टेप को भी एन्जॉय करते, यानी उस स्टेप को भी हमें महसूस करते हुए अपने आँखों से उस स्टेप को डिस्क्राइब करना है। इसका जी मतलब ये नहीं होता कि हम सिर्फ स्माइल करके खड़े रहें। हमें उस स्टेप को भी अपने दर्शकों तक आँखों से या अपने मूवमेंट को इतना सुंदर बनाना है कि उस स्टेप को हम दर्शकों तक पहुँचा पाएँ। क्योंकि नृत्य अक्सर दर्शकों को उतना समझ नहीं आता, परंतु वो हमारे ऊपर होता है कि हम अपने दर्शकों तक अपना नृत्य कैसे पहुँचा सकते हैं। जी, बिल्कुल। जैसा आपने कहा भी कि नृत्य जो होता है वो काफी मोस्टली हमारे पास तो एक तरीके से कहते हैं भावी, वो एक तरह का अस्त्र है या जी। भावी वो एक तरीके का हमारे पास रास्ता है, बोल सकते हैं हम, जो हम जिसके थ्रू हम कई बार दर्शकों तक अपनी फीलिंग पहुंचा सकते हैं, या हम जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं वो समझाने के लिए हमें भावों का ही उपयोग करना पड़ता है। क्योंकि जी। नृत्य पूर्ण तरीके से उसमें कोई डायलॉग्स नहीं होते, वो संगीत पे डिपेंड करता है, या जो भी उसकी स्टोरी है वो सब कुछ एक नर्तक या नर्तकी को आपको इससे भाव से ही समझाना पड़ता है। जी, और हम बिल्कुल। जितनी सुंदर भाव प्रस्तुत कर सकते हैं उतना ही हम सामने के दर्शक को अपने साथ अटैच कर सकते हैं, जी, और बिल्कुल। एक तरीके से कह सकते हो आनंद जो प्राप्त होता है जी, वो उनको उसी से होता है कि उन्हें जब समझ में आए, समझ आए। जी। हाँ, ये नृत्यांगना है जो ये क्या भाव कर रही है वो समझ आना बहुत जरूरी है। जी, अनुक्षा जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जैसे आज का समय है और हम कह सकते हैं कोविड है या फिर कोई भी अभी बीमारियां हैं, तो जैसे नृत्य कला जो है वो एक व्यक्ति को मानसिक तौर पर और शारीरिक तौर पर अ, लाभ जो दे सकता है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? जी, पहले तो यदि हम नृत्य करें तो हमें संयम और स्थिरता हमें नृत्य काफ़ी प्रदान करता है, क्योंकि हम
अलग वातावरण से हटकर इस चीज में आते हैं और हमें पूर्णतः इसी चीज में हमारा दिमाग रह जाता है। तो हम दुनिया की जी सारी बातें भूल कर हम इस अलग वातावरण में आते हैं, तो वो हमारे माइंड के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हम ऑलरेडी इतने स्ट्रेस्ड आउट हैं, टेंशन है हमको कि आगे हमें पैंडेमिक और कितना ज्यादा हिट करेगा। परंतु जी यदि हम इसमें अपना पूर्णतः अपना माइंड को हम अपने स्थिर कर लें और संयम धारण कर लें, तो हमें काफी अपने मेंटल हेल्थ को हमें काफी फायदा होगा। और जहाँ तक बिल्कुल। फिजिकली तो फायदा होता ही है। डांस अगर हम कर रहे हैं तो हमें काफी फिजिकल हेल्थ को समझने में और उसको हम अपने अपने शरीर को समझ सकते हैं कि यहाँ हमारा शरीर हमारा साथ दे पा रहा है, इतना हमारा स्टैमिना मेंटेन है। हर चीज में हमें स्टैमिना होना चाहिए। तो स्टैमिना हमें काफी मिल जाता है अपने मैनेज करने को, काम को मैनेज करना। और हमें आगे अ, अ, की लाइफ में हमें काफी हेल्दी बॉडी रहती है। अगर आप डांस को मेंटली भी देख लें और फिजिकली भी देख लें, तो काफी आप लोग का मेंटल ग्रोथ होगा और हेल्थ ग्रोथ होगा। जी बिल्कुल। और हम ये भी कह सकते हैं जैसे कि नृत्य सीखने के लिए हमारी एकेडमी में भी जैसे कि काफी ऐसी महिलाएं आती हैं जो कि अपने जी हेल्थ को लेके बहुत ही परेशान हैं और उनको भरतनाट्यम करने से बहुत ही एक तरीके से कहेंगे काफी फायदा मिला है उनको, जी बिल्कुल। क्योंकि उसमें जो हाँ एक्सरसाइज जो होती है नृत्य करने में पूरा एक तरीके से कह सकते हैं हमारा शरीर ही काम कर रहा होता है जी और आप शरीर के साथ मन भी काम कर रहा होता है और हम एक तरह से कहेंगे हमारा माइंड भी उसी वक्त वर्क कर रहा होता है कि बिल्कुल। क्या करना है, क्या एक्शन करना है। तो एक तरह से हम कहेंगे कि ओवरऑल बॉडी इनसाइड आउट दोनों ही वर्कआउट हो रहे होते हैं जी हमारे। बिल्कुल। मैं आपसे एक अंतिम प्रश्न पूछना चाहूंगी अरुक्षा जी की जैसे मैं सभी कलाकारों से पूछती हूँ कि इस कला के क्षेत्र को लेने के लिए या फिर हम कहें कि इस विधा में कार्यरत रहने के लिए आपकी प्रेरणा कौन रहा है? जी, मेरी प्रेरणा मेरी माताश्री ही रही है, क्योंकि बचपन से मैंने उनको देखा है। बचपन से उनको सिखाते हुए, बच्चों को सुधारते हुए देखा है। और इवन नृत्य ही नहीं, मेरी माता ने बहुत बच्चों को काफ़ी शिक्षा दी है, अपनी जो उनकी जीवन उनको कैसे आगे बढ़ाना चाहिए और अपने जीवन में कितना सीरियस हमें रहना चाहिए अपनी लाइफ को लेके। सीरियस इन द सेंस कि आपको किस तरीके से अपनी लाइफ को मैनेज करना है, कैसे आपको अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है। हमें टाइम वेस्ट हर चीज में नहीं करना है। हमें हर चीज को अपने मन से ग्रहण करना है। ये बात हमेशा मैंने अपनी माँ को देखी है कि हमेशा उन्होंने बच्चों को सिखाई है। और नृत्य की बात करें तो उन्होंने काफी ज्यादा बच्चों पर मेहनत करी है, तो हमारी अकेडमी आज यहाँ तक पहुंची है। और वो ही मेरी बचपन से प्रेरणा रही है। जी बिल्कुल रुक्षा जी। और मैंने भी आपकी माता जी के साथ काफी काम किया है और उनकी जो निष्ठता है एक तरीके से हम कह सकते हैं भरतनाट्यम को लेकर और उनकी उनका जो परिश्रम है वो बहुत ही जी तारीफे काबिल है। बिल्कुल। और आपको भी मैंने इस फील्ड में बहुत टाइम से वर्क करते हुए देखा है। मैं बहुत समय से आप लोग को जानती हूँ जी और आप लोग की जो मेहनत है क्योंकि जब ये शुरुआत हुई थी तब से लेकर अब तक हमने वो जर्नी देखी और हमें पता है उसमें कितना परिश्रम लगा और कितनी मेहनत लगी है। बिल्कुल। अरुक्षा जी आज आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा और स्पेशली हमारे यंगस्टर्स के लिए क्योंकि आप उनके लिए एक बहुत मैं कहूंगी कि उनके लिए आप एक रोल मॉडल एक प्रेरणा है क्योंकि इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी पोस्ट पे आना, इतनी जी छोटी उम्र से मेहनत करना, दो विधाओं में पारंगत होना, ये सब बहुत ही परिश्रम इसमें लगता है और ये कोई आसान बात नहीं होती है। तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आज आपने हमें इतना अपना कीमती समय दिया। जी धन्यवाद। अ, जी धन्यवाद। दोस्तों आज का कार्यक्रम हम यही समाप्त करते हैं। अगले सप्ताह हम फिर आपसे इसी दिन मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी मास्क पहनिए, सुरक्षित रहिए और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।